हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आरएनयू एजुकेशन हब। दोस्तों, पीडिया की क्लास है। पीडियाटिक के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम करवा रहे हैं आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होगा कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जी हाँ दोस्तों, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब ये होता है कि बच्चों के अंदर जन्म लेते ही बच्चों के अंदर क्या होता है, जब हार्ट के अंदर एनाटॉमिकल और फंक्शनल जो चेंजेस होते हैं वो फेल्योर हो जाते हैं, वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के जो हार्ट होते हैं उस हार्ट के अंदर कुछ डिजीज या डिफेक्ट आ जाते हैं। उन्हीं डिफेक्ट के बारे में आज हम बात करने आए हैं कि कौन कौन से होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट जो या डिजीज जो होती है वो कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं, किस तरीके से उनका इलाज होता है, यदि ऐसा हो जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, और इनमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनकी वजह से हम कंफ्यूज होते हैं। तो कंफ्यूजन हमको नहीं करना है, क्योंकि पीडीएफ की जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को हम वन बाय वन करके कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होने जा रहे हैं, तो बने रहे हमारे साथ में। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। जी हाँ दोस्तों, जन्मजात दिल की बीमारी जो होती है वो कौन सी होती है, कितने टाइप की होती है। हार्ट का डायग्राम आपको सामने दिख रहा होगा, ये हार्ट का डायग्राम होता है जिसके अंदर यदि हम बेसिकली बात करें, हार्ट के लिए यदि हम बात करें तो चार चेंबर होते हैं। एक होता है राइट एट्रियम होता है, ठीक है, एक होता है राइट वेंट्रिकल होता है, और एक होता है लेफ्ट एट्रियम होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ठीक है। राइट एट्रियम जो होता है उस राइट एट्रियम के अंदर डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है बॉडी से वो आता है, वो जाता है किसमें, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकल के जाता है किसके पास में जाता है, लंग्स के पास में जाता है। लंग्स में जाके वो क्या होता है, प्योर हो जाता है, वहां पे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन लेके क्या बनता है, प्योर हो जाता है। प्योर होके वो आता है किसके अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और यहाँ से फिर आयोटा के थ्रू, आयोटा जो ब्लड वेसल होती है उसके थ्रू, आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, ये सर्कुलेट होता है। तो ये जो काम होता है वो निरंतर, जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलने वाली ये मशीन होती है, जो एक भी सेकंड, एक भी मिनट के लिए रेस्ट नहीं करती है। और उसी तरीके से मेरा मानना ये है, मेरा आपको आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो है निरंतर अपनी पढ़ाई को करते रहिए, और निरंतर अपनी पढ़ाई के अंदर सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, थ्योरी क्लासेज हैं, किसी को भी छोड़ना नहीं है जब तक कि आपको नोरसेट की अंदर सफलता ना मिल जाए, या फिर आप कोई आरआरबी या सीएचओ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके अंदर जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाए तब तक इसे हर्ट की तरह आपको क्या करते रहना है, निरंतर कोशिश करते रहना है। तो इसी के बारे में देखते हैं आज, इस हर्ट के अंदर कौन कौन से हर्ट डिफेक्ट आ जाते हैं, उसी के बारे में आज हम बात करने आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। तो आज का जो टॉपिक है अपना वो आता है आपका कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज का मतलब क्या होता है कि स्ट्रक्चर हार्ट की स्ट्रक्चर के अंदर, यानी संरचना के अंदर, स्ट्रक्चर के अंदर किसी टाइप का कोई डिफेक्ट हो, या फिर जो ग्रेट वेसल्स होती हैं, ग्रेट वेसल्स जो होती हैं उन वेसल्स के अंदर यदि मान लो कोई डिफेक्ट हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं। यानी हार्ट के चेंबर के अंदर कोई संरचनात्मक या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो, या फिर जो ग्रेट वेसल्स होती हैं उनके अंदर किसी टाइप की कोई एबनॉर्मलिटी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। क्लियर है। ये कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के बारे में था कि जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते हैं, आपको पता है मैंने फीटल सर्कुलेशन का वीडियो डाल रखा है, आप उसको सर्च करके देख सकते हो, या फिर उसका डिस्क्रिप्शन इस लिंक में मैं दे दूंगा। तो या वहां पे जो है आपका जो फीटल सर्कुलेशन जो होता है, जब बॉडी, जो बच्चा जो है वो माँ के पेट से बाहर आता है तो उसके अंदर जो हार्ट जो होता है उस हार्ट में काफी सारे चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस, या तो वो चेंजेस होते नहीं है या फिर पहले से उनके अंदर कोई डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हार्ट के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज होती हैं। उन एबनॉर्मलिटीज को हम क्या बोलते हैं, CHD, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या फिर डिफेक्ट। अब देखो, दो तरीके के मेनली होते हैं कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक होता है एसाइनोटिक और एक होता है साइनोटिक। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आएंगे, क्योंकि सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन दोनों में से कि निम्न जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है वो कौन से टाइप की है, साइनोटिक है या फिर एसाइनोटिक है। दोनों का मीनिंग मैं आपको यहीं पे क्लियर करवाना चाह रहा हूँ। इस साइनोसिस और एसाइनोसिस, साइनोसिस और एसाइनोसिस का मतलब होता है कि साइनोसिस का नाम सुना होगा, साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन, डिस्कलरेशन ऑफ द
स्किन, स्किन का ब्लूइश डिस्कलरेशन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइनोसिस। सर किसकी वजह से होता है, ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है आपका साइनोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, यदि मान लो किसी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की वजह से बच्चे की बॉडी के अंदर साइनोसिस देखने को मिल रहा है तो वो साइनोटिक हार्ट डिजीज होगा, और जिसके अंदर साइनोसिस नहीं देखने को मिलता है वो होते हैं एसाइनोटिक। और यहीं से आपके एग्जाम के क्वेश्चंस तैयार होते हैं, ये यहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाने वाले क्वेश्चंस की बौछार मतलब बारिश होने लगती है। तो फर्स्ट वन यदि हम बात करें एसाइनोटिक यानी जिनकी वजह से बॉडी के अंदर साइनोसिस नहीं होता है, वो कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन टू ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल। समझना इन चीजों को, ये चीज जिसने समझ ली यहाँ से जो चीज जिसने समझ ली, इसका मतलब आगे के सारे डिफेक्ट जो है वो नीट एंड क्लियर हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो देखो इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो याद रखना, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कब बढ़ेगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो कब बढ़ेगा। अब देखो मैंने क्या बोला था, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम हो गया, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट एट्रियम हो गया, और लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। अब इधर क्या है, मान लो लंग्स है, लंग्स को दे रहा है कौन, ये वाला, ठीक है, और ये लाके डाल रहा है कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, और इधर से पीछे से आ रहा है। तो अब ये कह रहा है कि इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यानी यहाँ से जो ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जा रहा है किसके पास में, लंग्स के पास में ज्यादा ब्लड जा रहा है। तो ऐसी कौन कौन सी डिजीज है जिनकी वजह से इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो होगा। अब देखो पहली चीज जो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट होगा, यानी यहाँ पे इस वाली सिचुएशन के अंदर कोई डिफेक्ट है, ये जो दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, यहाँ पे यदि कोई डिफेक्ट है तो क्या होगा, प्रेशर किधर होता है, लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड से ब्लड क्या होगा, इधर की तरफ ट्रांसफर होगा राइट साइड में, तो राइट साइड में आएगा तो राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल में आगे किसके पास में प्रेशर बढ़ाएगा, लंग्स के पास में। गणित समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सामने जो आपकी लाइनें लिखी हुई है ना, ये लाइनें हर एग्जाम में पूछे जाती हैं। यदि मेरे किसी स्टूडेंट को जो कि इनके बारे में जानता नहीं था, आज इस क्लास के अंदर आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। तो पहली चीज हम बोल रहे थे एसाइनोटिक, यानी जिसके अंदर साइनोसिस नहीं होता है। दो तरीके का होता है, इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड फ्लो फ्रॉम द वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए तो वो कौन कौन सी सिचुएशन होती है, देखो पहला आया एएसडी। एएसडी का मतलब थोड़ा सा इसको और बड़ा करके समझा देता हूँ। एएसडी का मतलब एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट कौन सा होता है, जो दोनों एट्रियम के बीच में सेप्टम होता है, जो दोनों एट्रियम के बीच में जो डिफेक्ट सेप्टम होता है उसको एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ये बंद होता था, सुना था आपने पल्मोन इसमें जब आपने वो पढ़ा था क्या, फीटल सर्कुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे ये बंद हो जाता है। अब बंद नहीं होगा तो इधर क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, राइट साइड में प्रेशर ज्यादा होता है, लेफ्ट साइड में कम होता है। तो ब्लड इधर से जैसे लंग से आ रहा था, ये लंग से वापस आया हुआ ब्लड किधर आ जाता है, लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट से आके इधर आके फिर वापस कहाँ पहुंच जाता है, लंग्स के पास में पहुंच जाता है। तो लंग्स के अंदर क्या बढ़ रहा है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, किसकी वजह से, एएसडी की वजह से, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। दूसरा है वीएसडी। अब वीएसडी में भी क्या होगा, वीएसडी में देखो यहाँ पे जो सेप्टम है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, यदि इसके अंदर कोई ओपनिंग रह गई तो उस सिचुएशन के अंदर यहाँ से जो इधर तो वैसे प्रेशर ज्यादा होता है, आपको बताया राइट साइड में प्रेशर वैसे ज्यादा होता है, उल्टा बोल दिया क्या मैंने, हाँ उल्टा हो गया, ठीक है, ये होता है कौन सा, लेफ्ट होता है, ये कौन सी साइड होती है, लेफ्ट साइड होती है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये होता है आपका लेफ्ट साइड, और ये होता है कौन सा, राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में वैसे प्रेशर ज्यादा होता है, तो प्रेशर ज्यादा होगा तो उस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपका ब्लड किधर आएगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, कहाँ होगा, राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल में आके फिर से किसका फ्लो बढ़ा देगा, फिर से किसका फ्लो बढ़ा देगा, लंग्स का। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के अंदर, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसस के अंदर क्या हो रहा है, यदि मान लो जो आर्टरीज हैं वो नैरो हो गई, हार्ड हो गई, आर्टरीज जो क्या लेती है, हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, मतलब यहाँ पे जो है ये जो आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जो है, ये क्या कर रही है, आपका ब्लड लेके जा रही है। यदि मान लो इनके अंदर हार्डनेस होगी तो पीछे की तरफ क्या हो जाएगा, लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, किसका, इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल, एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल यानी एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो कैनाल है उसका कोई डिफेक्ट है, यानी ये जो वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है इनका यदि यहाँ पे कोई डिफेक्ट है, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो हो जाएगा। क्लियर है, इतना हो गया। अब देखो ये तो था इंक्रीज पल्मोनरी, यानी लंग्स के ऊपर जब प्रेशर बढ़ता है उस वजह से एसाइनोटिक हार्ट डिजीज होती है। अब सर एसाइनोटिक क्यों हुआ, ये
एसाइनोटिक इसको क्यों बोल रहे हैं? देखो जितना ब्लड आ रहा है ना वो सारा का सारा क्या प्योर होके तो आ रहा है, प्योर होके आ रहा है लंग्स से, लेकिन इसकी वजह से कहीं ना कहीं बॉडी में साइनोसिस देखने को नहीं मिलेगा। बस इतना है कि लंग्स के पास ही ब्लड घूमता रहता है, घूमता रहता है। लेकिन ये चीज देखो, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है वो तो प्योर जा रहा है, वो तो प्योर जा रहा है, ऐसा तो नहीं है कि इम्प्योर ब्लड जा रहा है। इसलिए ये कौन सा डिफेक्ट हुआ? एसाइनोटिक। तो याद रखना एएसडी, वीएसडी, पीडीए और एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल के जो डिफेक्ट होते हैं ये किस में आते हैं? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आते हैं। प्लस 3 और नाम है, कोरेक्शन ऑफ द आयोटा, आयोटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। यदि मान लो आयोटा जो है उसके अंदर एबनॉर्मल जो क्या बोलते हैं कम्युनिकेशन होता है किसी दूसरी ग्रेट ब्लड वेसल्स के साथ में, कम्युनिकेशन होके वो क्या कर देता है अपने प्रेशर को। अब देखो सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जैसे मान लो आयोटा जो है, ये आयोटा जा रही है, ये आयोटा मान लो कि वेना केवा से कनेक्ट होके यहाँ पे दोनों के बीच में क्या हो गया? एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। तो ये आयोटा क्या कर देगी? ये आयोटा क्या करेगी? यहाँ से ब्लड को किसको दे देगी? प्योर ब्लड को किसको दे देगी? वेना केवा को दे देगी। और वेना केवा वापस कहाँ लेके जा रही है? वेना केवा कहाँ लेके जा रही है? राइट एट्रियम के अंदर। तो राइट एट्रियम में लेके जा रही थी, तो इसका मतलब वो वहां पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है। इसी के अलावा आयोटिक स्टेनोसिस, आयोटिक जो वाल होता है उसके अंदर स्टेनोसिस हो गई, या आयोटा के अंदर हार्डनेस हो गया, वाल के अंदर हार्डनेस हो गया, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है? एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। क्यों हो रहा है? क्योंकि सर इसके अंदर जो ब्लड जा रहा है वो प्योर ब्लड जा रहा है, लेकिन बॉडी में कम ब्लड पहुंच रहा है। बस फर्क इतना सा है, बॉडी में ब्लड कम पहुंच रहा है, जो पहुंच रहा है वो प्योर पहुंच रहा है, इसलिए एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। आयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। अब देखो एक आपके ज्ञान की बात बताता हूँ, आपके काम की बात बताता हूँ, ठीक है? वो ज्ञान की बात कौन सी है भैया? ऐसा है, आपको यदि कहीं भी सिलेक्शन चाहिए तो ये जो 7 नाम लिखे हुए हैं ना एसाइनोटिक के, ये याद कर लो। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के ये 7 नाम, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन ऐसे दे देता है कि इनमें से एसाइनोटिक हार्ट डिजीज कौन सी है, तो कैसे भी करो याद कर लो। एएसडी, वीएसडी, पीडीए, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल और इसके अलावा कोएक्शन ऑफ आयोटा, आयोटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस, सारे के सारे कौन से होते हैं? पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 7 नाम आपको याद करने, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आता है और आप वहां जाकर कंफ्यूजन हो जाते हैं, यार साइनोटिक कौन सा था, साइनोटिक कौन सा था। बस कैसे भी करो याद कर लो, मेरे साथ में बोल लो। एएसडी, वीएसडी, पीडीए, एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल, कोएक्शन ऑफ आयोटा, आयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस। क्लियर है? 4 और 3 7 नाम, आयोटिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस, कोएक्शन ऑफ आयोटा, एएसडी, वीएसडी, पीडीए और एवीसी। एबीसी क्लियर है? 7 नाम आपको याद कर लेने हैं। चलिए अगला चलते हैं, दूसरा वो देख लेते हैं, साइनोटिक हार्ट डिजीज। अब साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है, साइनोसिस होगा इसके अंदर, क्या होगा? साइनोसिस, यानी बॉडी के अंदर इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा। क्या होगा? इम्प्योर ब्लड पहुंचेगा। तो साइनोटिक हार्ट डिजीज 2 तरीके के होते हैं, वही सेम टू सेम, इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो और मिक्स्ड ब्लड फ्लो, मिक्स हो रहा हो ब्लड, दोनों में याद रखना। अब इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो के भी 3 नाम याद कर लेना। पहला होता है टेरिटोलॉजी ऑफ फेलोट, टीओएफ, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया और एपिस्टिन एनोमेली। ये एपिस्टिन बार वायरस की वजह से डिजीज होती है जो हार्ट को वो करती है, क्या करती है? डिस्टर्ब करती है। इसके अलावा ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, टोटल एनोमलस पल्मोनरी वेनस रिटर्न, ठीक है, और ट्रंकस आर्टेरियोसिस और हाइपोप्लास्टिक लेफ्ट हार्ट सिंड्रोम। अब देखो इसमें से मैं आपको बता देता हूँ, 3 नाम स्पेशली याद रख लेना जो मोस्ट कॉमनली पूछे जाते हैं। ये 3 नाम, टी ओ एफ, ठीक है, टी ओ एफ और ट्राइकस्पिड एट्रेसिया और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। बस ये जो 3 नाम है ना, ये 3 नाम याद कर लेना किसके अंदर? साइनोटिक के अंदर। तो साइनोटिक सबसे इजी है, आपको याद क्या करने हैं? 10 नाम याद करने, क्योंकि ये इतना पूछता नहीं है, ये जो है ना इतने कॉमनली नहीं पूछे जाते, अपने नर्सिंग के अंदर इतने पूछते हैं स्पेशली कि साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर 3 देखना है, टीओएफ, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। ये 3 नाम आप याद रख लो साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, जिनकी वजह से बॉडी के अंदर क्या होता है? साइनोसिस होता है। क्लियर है? बॉडी के अंदर क्या होता है? साइनोसिस होता है। और एसाइनोटिक का मैंने आपको बता ही दिया कि एसाइनोटिक में कौन कौन से नाम याद करने हैं? एएसडी, वीएसडी, पीडीए, एवीसी, सीओए, आयोटिक स्टेनोसिस और पल्मोनरी स्टेनोसिस। ये क्या होते हैं? सारे के सारे एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है। रिवाइज करो उनको फटाफट, 7 नाम जो है वो याद हो जाने चाहिए तुरंत अभी।
ठीक है। तो ये था आपका साइनोटिक और एसाइनोटिक में डिफरेंस है। साइनोटिक और एसाइनोटिक में डिफरेंस यही था कि आपको क्या करना है, दोनों के नाम याद करने हैं। इंपॉर्टेंट क्या क्या है, एएसडी, वीएसडी, पीडीए, कोएक्सिनो पायोटा और एयोटिक स्टेनोसिस, और इनमें से 3 नाम ये तो आपको याद ही होना चाहिए कौन सा साइनोटिक है और कौन सा एसाइनोटिक है। क्लियर है, ये तो आपको याद होना ही चाहिए कि कौन सा साइनोटिक है और कौन सा एसाइनोटिक है। क्लियर है, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशली किसकी, इंसिडेंस की। इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछता है कि कितने बच्चों के अंदर सीएचडी देखने को मिलता है। ठीक है, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज जो होता है वो कितने बच्चों में देखने को मिलता है। तो भैया याद रख लेना, इंसिडेंस पूछता है इसका कि 1000 लोगों में से 12 बच्चों के अंदर, 1000 में से 12 बच्चों के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, 8 से 12 बच्चों के अंदर क्या देखने को मिलता है, आपको सीएचडी देखने को मिलता है। प्लस इसके अलावा किस में देखने को मिलता है, जो स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड हुए हैं या फिर स्टिल बोर्न फीटस होते हैं, इनमें क्या होता है, ज्यादा होता है। स्टिल बोर्न और जो आपके स्पॉन्टेनियसली अबॉर्टेड जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के अंदर ये चीजें ज्यादा देखने को मिलती हैं, क्योंकि क्या होती है, उनका जो हार्ट होता है प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं। ईटियोलॉजी की बात करते हैं, ईटियोलॉजी के अंदर होता है 90% तो होता है भैया अननोन। ये अननोन वो चीज है जो आप 4 साल तक बीएससी नर्सिंग या जीएनएम के अंदर पढ़ा था कि हर एक ईटियोलॉजी में ये लिखते थे, ईटियोलॉजी अननोन। ठीक है, 90% केसेस अननोन होते हैं। प्लस मोस्ट ऑफ जो होते हैं वो मल्टी फैक्टोरियल इनहेरिटेंस की वजह से होते हैं। एक कोई निश्चित कारण नहीं है, अलग अलग कारण होते हैं जिनकी वजह से आपके ये सीएचडी देखने को मिलता है। क्लियर है। रिस्क फैक्टर के अंदर कौन कौन से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे कंडीशन है जिनकी वजह से बच्चे के अंदर सीएचडी देखने को मिलता है। तो पहला चीज है फीटल जो होता है, फीटस जो होता है वो एक्सपोजर हो गया कौन सी ड्रग का, फेनाटोइन और लिथियम और रेडिएशन, तीनों चीज याद रखना। इसलिए बच्चे माँ को क्या करते हैं, रेडिएशन से दूर रहने के लिए बोलते हैं। प्लस एक चीज देखना, याद रखना, आपसे यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है फिनेटोइन से। फिनेटोइन क्या है, एंटी सीजर ड्रग है। एंटी सीजर ड्रग है, यदि फीटस इसके एक्सपोजर में हुआ, फीटस को आपने क्या दी, फिनेटोइन दी या लिथियम दिया है, तो उस सिचुएशन के अंदर मोर चांसेस बन जाते हैं कि बच्चे को क्या होगा, सीएचडी होगा। याद रख लेना, फिनेटोइन फिनेटोइन और फिनेटोइन और लिथियम, फिनेटोइन और लिथियम जो होते हैं ये क्या कोज करते हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज कोज करते हैं, दोनों के दोनों। क्लियर है। मैटरनल वायरल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, ये भी याद रखना है। मैटरनल वायरल इन्फेक्शन सच एज रूबेला, रूबेला की वजह से भी क्या होता है, रूबेला की वजह से भी क्या होता है, आपका सीएचडी देखने को मिलता है। प्लस मैटरनल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर सच एज फिनाइल केटोन्यूरिया और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, ये भी याद रख लेना कि सीएचडी के 6 फैक्टर में कौन कौन से आते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, फिनाइल कीटोन्यूरिया, रूबेला, और इसके अलावा फिनेटोइन और लिथियम और एक्सरे के अंदर यदि एक्सपोजर है। मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस प्रेगनेंसी सच एज इंक्रीज्ड एज और एंटीपार्टम ब्लीडिंग, किसी मदर को यदि एंटीपार्टम ब्लीडिंग भी हुई है, उस सिचुएशन के अंदर भी क्या होगी, उसको ये होने के चांसेस होते हैं। मैटरनल डाइटरी डेफिशिएंसीज की वजह से हो सकता है, जेनेटिक फैक्टर की वजह से होता है, और क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और ट्राइसोमी ऑफ 13 18 जो भी है, उसकी वजह से भी ये चीजें हो सकती है। इंपॉर्टेंट पेज है, याद रख लेना, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से बच्चे के अंदर हायर रिस्क बन जाती है कि उसको कंजेनिटल हार्ट डिजीज देखने को मिलती है। तो उसके लिए आपको क्या याद रखना है, बच्चे को फीटस जो होता है, उस फीटस को कभी भी फीटस को एक्सपोजर में नहीं डालना है, किसके, फिनोटोइन के, लिथियम के, रूबेला के, ये सारी चीज। मदर मैटरनल जो इन्फेक्शन है रूबेला का वो नहीं होना चाहिए, फिनाइल कीटोन्यूरिया मदर को नहीं होना चाहिए, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है तो भी रिस्क है, इसके अलावा एंटीपार्टम ब्लीडिंग हुई है तो भी रिस्क है, और इंक्रीज्ड एज यदि प्रेगनेंसी है तो भी हुआ है, और डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको सीएचडी देखने को मिल सकता है बच्चे के अंदर। क्लियर है। अब देखो, अब हम बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के बारे में। अलग अलग डिजीज को हम एक एक डिजीज को बात करेंगे, अलग अलग डिजीज की बात करेंगे, जिसमें अलग अलग डिजीज की बात करेंगे। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, ठीक है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जो है, अब देखो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ने से पहले, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज पढ़ने से पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि वो डिसऑर्डर जो कि क्या होता है, फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम एट्रियल टू वीनस सिस्टम, वीनस सिस्टम की तरफ। मैंने क्या बोला था, ये होता है आपका राइट और ये होता है लेफ्ट, ये बोला था। तो वीनस सिस्टम किधर होता है, वीनस ब्लड इधर होता है, ठीक है, और इधर कौन सा होता है, एट्रियल, सॉरी आर्टीरियल होता है। तो आर्टीरियल से वीनस की तरफ यदि ब्लड फ्लो हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसाइनोटिक
एसाइनोटिक हार्ट डिजीज बोलते हैं। हैव नॉर्मल लेवल ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन सैचुरेशन इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन। मैंने पहले बोला कि जो ब्लड जा रहा है वो फुली सेचुरेट होके जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके जाएगा, इसमें डीऑक्सीजनेटेड होने की जरूरत नहीं है। यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ये होता है कि ब्लड फ्लो जो होता है फ्रॉम आर्टीरियल टू वीनस होता है। इधर आर्टरीज होती हैं, मतलब इधर से क्या हो रहा है आपकी, इधर से आर्टीरियल बोल रहे हैं और इधर क्या है वेनस है, तो इधर से इधर की तरफ क्या हो रहा है, यानी प्योर ब्लड इम्प्योर में मिक्स हो रहा है। इम्प्योर प्योर में मिक्स होगा तो दिक्कत है, लेकिन यदि प्योर इम्प्योर में हो रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये होता है आपका एसाइनोटिक हार्ट डिजीज की डेफिनेशन। यदि हम डिफेक्ट्स की बात करें, डिफेक्ट्स यानी डिफेक्ट्स इज विथ इंक्रीज्ड पल्मोनरी ब्लड फ्लो, कौन कौन से हो सकते हैं हमने देख ही लिया इसको। देखो, इंट्राकार्डियक कम्युनिकेशन। इंट्राकार्डियक कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, जो हार्ट के बीच में, दोनों चेंबर के बीच में, मैंने क्या बोला था, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट की वजह से क्या हो सकता है, इसके अंदर इंट्राकार्डियक कॉम्प्लिकेशन कम्युनिकेशन हो सकता है। एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन द ग्रेट आर्टरीज, ये भी बता दिया मैंने, ये सारे के सारे। प्लस इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर लेफ्ट साइड से टू द हार्ट टू द लोअर प्रेशर राइट साइडेड ऑफ द हार्ट, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे जो था, यहाँ से हाई ब्लड फ्लो होता है लेफ्ट साइड में और इधर होता है राइट साइड में, तो इधर से क्या होता है, ब्लड फ्लो इधर की तरफ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर किस पे बढ़ाएगा, पल्मोनरी फ्लो के ऊपर। अब आपको सीधा सीधा पूछ ले कि एएसडी यानी ये जो है हार्ट डिजीज है, इसकी वजह से जो आपकी लंग्स है, उन लंग्स पे क्या इफेक्ट होगा भैया, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा। सवाल शानदार है, सवाल शानदार है, याद रखना। पल्मोनरी एडिमा सवाल बहुत शानदार है कि मान लो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज का कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, पल्मोनरी एडिमा, क्योंकि हार्ट लंग्स के पास में क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो, एएसडी की बात कर लेते हैं, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की यदि हम बात करें तो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग होती है किस किस के बीच में, लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में क्या होता है, एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो जाता है, जिसकी वजह से संट हो जाता है, यानी ब्लड जो होता है वो फ्लो होता है किधर से किधर, लेफ्ट टू राइट की तरफ क्या होने लग जाता है, आपका संट होने लग जाता है, ब्लड का फ्लो होने लग जाता है। क्लियर है। अब देखो ये चीजें सारी की सारी, ये डायग्राम है आपके सामने, हार्ट का डायग्राम जो अच्छे से आपने पढ़ा होगा कभी। ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। और यहाँ से क्या होता है, ब्लड जो होता है वो किधर की तरफ, किधर से किधर होने लग जाता है, आपका लेफ्ट से राइट की तरफ क्या होता है, इसका फ्लो होने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं अपन एएसडी। किसकी वजह से, एट्रियम सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। अब देखो कोजेज सीधा सा है, अननोन है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है वो कौन कौन सी सिचुएशन से हो रहा है, यानी जो आपकी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो था उनके बीच में जो ओपनिंग थी, या तो ओपनिंग रह जाए, जिसकी वजह से, किसकी वजह से हो सकता है, डिफेक्ट इन जीन, जेनेटिक प्रॉब्लम से हो सकता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी की वजह से होता है, ड्रग्स हो सकता है जैसे अल्कोहल और लिथियम की वजह से, और इन्फेक्शन लाइक रूबेला की वजह से एएसडी हो सकता है। याद रखना, रूबेला की वजह से एएसडी हो सकता है, इसको याद रख लेना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन इसके ऊपर से पूछा जाता है। टाइप्स की हम बात करते हैं, ओस्टियम, प्राइमम, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ओस्टियम, स्कैंडम, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, साइनस, वीनस आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट, तीनों डिफेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ कहाँ होते हैं। अब देखो, जो ये जो तीनों है, इन तीनों में से यदि हम बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये होते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ होती है, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, ओस्टियम स्कैंडम, और एक होता है प्राइमम, और एक होता है सेप्टल, जो क्या होता है कि साइनस विनोसस। अब देखो, इनमें से जो आपका ओस्टियम स्कैंडम होता है, ओस्टियम स्कैंडम जो है, ये इसके बारे में थोड़ा याद कर लेना कि ओस्टियम स्कैंडम जो है, ये डिफेक्ट जो होता है वो कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली होता है। कौन सा होता है, मोस्ट कॉमनली होता है। जो क्या होता है, मिड, यानी जो ओपनिंग होती है ना, जो ओपनिंग बनी हुई होती है इनके बीच में, हार्ट एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट जो होता है, ठीक है, जो फोरामिना बना होता है, उस फोरामिना के पास में, फोरामिना वाली जगह पे यदि ओपनिंग रह जाती है तो उसको बोलते हैं स्कैंडम बोलते हैं। और इस यदि हम प्राइमम और इसकी बात करें तो प्राइमम जो होता है वो क्या होता है, नीचे की तरफ होता है,
ठीक है, नीचे की तरफ होता है। डायग्राम में आप नीचे देखोगे, लेकिन वैसे क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है। डायग्राम में आपको कहाँ दिख रहा है, नीचे की तरफ दिख रहा है, ठीक है। और इसके बाद में यदि हम बात करें कि विनोसिस जो होता है, यदि अपने वाले डायग्राम में देखेंगे तो कहाँ होगा, ऊपर दिखेगा, इसमें नीचे दिखेगा, ठीक है। और विनोसिस, साइनस विनोसिस जो होता है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, जहां पे आपकी वेना केवा आके ओपन होती है। कहने का मतलब यदि हम इसको ऐसे समझे, यदि हम इसको ऐसे समझे, देखो ये आपका चैम्बर हो गए, ठीक है, ये चैम्बर हो गए। यहाँ पे जो डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे जो डिफेक्ट आ रहा है उसको तो बोलते हैं अपन ओस्टियम स्कैंडम, जो क्या होता है, मोस्ट कॉमनली होता है, मोस्ट कॉमन होता है। इसको याद कर लेना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट कॉमन एएसडी कौन सा है, ओस्टियम स्कैंडम है। क्लियर है, तो यहाँ पे ओस्टियम स्कैंडम हो गया। अब स्कैंडम के बाद में यदि हम बात करें, स्कैंडम के बाद में यदि हम बात करें कि ओस्टियम प्राइमम जो होता है वो इसके क्या होता है, लोअर रेंज में होता है। अब देखो यहाँ से क्या निकलती है आपकी, यहाँ से पीछे की तरफ से यहाँ पे आती है ना आपकी वेना केवा, तो ऊपर की तरफ यहाँ पे जो ओपनिंग होती है तो उसको तो बोलते हैं विनोसस, साइनस विनोसस बोलते हैं, या फिर साइनस विनोसस सेप्टल डिफेक्ट। और जो नीचे की तरफ जो डिफेक्ट होता है, कहने का मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है, देखो बीच के अंदर इसका ये वाला बीच बीच है, उसका ओस्टियम स्कैंडम आ रहा है। यहाँ पे नीचे दोनों का जंक्शन जो हो रहा है, वहां पे हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, प्राइमम बोल रहे हैं। और ऊपर वाला जो जंक्शन है उसको हम बोल रहे हैं क्या, ओस्टियम विनोसम। ये थोड़ा सा डायग्राम में समझना था। और एक क्वेश्चन आपको बताना था जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि सबसे मोस्ट कॉमनली एएसडी कौन सा होता है, वो होता है ओस्टियम स्कैंडम टाइप का कौन सा होता है, सबसे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है, ये है। अब इसको समझ लो, अब इसको समझ लो कि यहाँ से क्या हो रहा है, ये तो इसके एंडम हो गया जो बीच में प्रेजेंट है, नीचे की तरफ जो है वो क्या हो गया आपका, कैवल हो गया। और यहाँ पे कौन सा हो गया, साइनस विनोसम देखने को मिलता है। यदि डायग्राम में देख ले, ये तीनों एग्जांपल दे ले तो गलत कंफ्यूज मत होना, ऊपर ही ऊपर वाले को बोलना है साइनस विनोसिस, बीच वाले को बोलना है स्कैंडम, और नीचे वाले को बोलना है कैवल। क्लियर है, याद रख लेना भैया इसको। अब देखो पैथोफिजियोलॉजी की हम बात करें, पैथोफिजियोलॉजी यानी किस तरीके से ये डिजीज कोज करता है, तो सबसे पहली चीज ये आती है कि एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट मान लो कुछ रह गया हो, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट यदि कुछ रह गया हो, या आपका क्या है, हर्ट है, हर्ट के अंदर ये कौन सा है, एट्रियल सेप्टल है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट यदि रहा है, यानी ये वाली ओपनिंग यदि यहाँ पे आ गई है, यदि ये वाली ओपनिंग यहाँ पे आ गई है, तो इसकी वजह से, ठीक है, ये ओपनिंग यदि यहाँ पे रह गई हो, इसकी वजह से लेफ्ट टू राइट सेंट होगा। ये कौन सा पार्ट है, लेफ्ट है, ये कौन सा है, राइट है। तो यहाँ से लेफ्ट के अंदर प्रेशर आपको ज्यादा पता है, ज्यादा होता है, तो ज्यादा की वजह से क्या होगा, इधर की तरफ ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से ये ब्लड कहाँ जाएगा, नीचे, नीचे क्या जाएगा आपका, पल्मोनरी आर्टरीज जो होती है, वो पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ लेके जाएंगी, लंग्स तक है। बेचारे लंग्स ने पहले इधर से ब्लड भेज दिया था, फिर इसमें और फिर वापस इधर आ गया, ठीक है। तो लंग्स को क्या हो जाएगा, पल्मोनरी ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी वेस्कुलर ओक्लूजन होगा। जो लंग्स की जो वेसल्स होती हैं वो क्या होंगी, ओक्लूजन होगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब जो राइट वेंट्रिकल्स हैं उनके ऊपर वर्कलोड इतना बढ़ जाएगा कि ये वेंट्रिकल्स क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। तो दो कॉम्प्लिकेशन आपने देखा है, पहला पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा और राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर देखने को मिलेगा एएसडी की वजह से। अब यही सवाल में क्वेश्चन करवा के बताता कि एक मरीज आया, उसका ये हुआ था, उसकी वजह से उसमें कौन सा कॉम्प्लिकेशन आएगा। सीधा पढ़ो भाई, सीधे चलो, इतना टाइम नहीं है, क्वेश्चन पढ़ोगे। आपको पता है कि क्लास के अंदर, एक क्वेश्चन के अंदर आपको पता है कि 5 क्वेश्चन कराने में 1.5 घंटा खराब हो जाता है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन करवाने में वो टॉपिक जो है वो आप इस तरीके से पढ़ोगे तो उसको याद रहेगा, आपको समझ में भी आएगा। तो एएसडी के मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर। क्लियर है, पैथोफिजियोलॉजी समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे कि देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम देखो ये वाला, ये ब्लड आया कहाँ पे, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, फिर वापस बेचारे ब्लड लंग्स के पास पहुंच गया। अब लंग्स के पास पहुंचते जाएगा और लंग्स में भी प्रेशर बढ़ रहा है और आपके इसमें लेफ्ट हार्ट पे भी प्रेशर बढ़ रहा है, तो दोनों की चीजों में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो उधर तो क्या हो जाएगा, लंग्स में तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाएगा, पल्मोनरी एडिमा भी देखने को मिलेगा, और इधर जो है आपका राइट साइडेड का जो हार्ट है वो फेल्योर देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। क्लियर है। अब देखो फीचर्स कौन कौन से आएंगे, कई बार नॉर्मल कंडीशन में ये एसिम्प्टोमेटिक भी होता है, कई दिनों तक पता भी नहीं चलता है कि बच्चे के दिल में छेद है। फिर यदि मान लो ज्यादा कंडीशन खराब हुई तो बच्चे को डिस्निया देखने को मिलेगा, सांस लेने में दिक्कत देखने को, ठीक है, मरमर साउंड आएंगे। जब आप सुनोगे साउंड तो उसमें क्या होते हैं, मरमर साउंड इंपॉर्टेंट है भैया, याद कर लेना, लिख लेना, इसको कॉपी में नोट कर लेना कि एएसडी के अंदर कौन से साउंड सुनाई देते हैं, मरमर साउंड सुनाई देते हैं, ठीक है, मरमर साउंड, ठीक है। उसके बाद में यदि हम बात करें चेस्ट कैसी होगी भाई, पल्मोनरी
ब्लड फ्लो बढ़ रहा है तो चेस्ट भी क्या होगी, बल्जिंग होगी, ठीक है, बाहर निकली हुई होगी चेस्ट, प्लस वेट गेन बच्चे का क्या होगा, पुअर होगा। चाइल्ड टायर्ड इजीली व्हेन प्लेइंग, जब बच्चा खेलने जाएगा तो क्या हो जाएगा, इजीली टायर्ड हो जाएगा। फैटिग होगा बच्चे के अंदर, स्वेटिंग देखने को ज्यादा मिलेगी, ये इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम्स है। इसी के साथ में देखेंगे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा। साइनोसिस जो होगा वो साइनोसिस अक्कर होगा कब, अब ऐसा साइनोटिक पढ़ रहे थे ना, तो एसाइनोटिक में भी साइनोसिस कब होगा, अब देखो, इन केस ऑफ साइनस विनोसम डिफेक्ट बिकॉज ऑफ द डिफेक्ट इज क्लोज टू ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा के अंदर इनमें से ये पता है साइनस विनोसस जो है वो वेना केवा के पास में है, ओपनिंग कहाँ है, वेना केवा के पास में। यदि साइनस विनोसस जो है वो एक ऐसा डिफेक्ट है एसाइनोटिक का जिसकी वजह से बॉडी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, याद रख लेना। किसकी वजह से, साइनस विनोसस की वजह से, साइनस विनोसस की वजह से, यानी मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये वाला साइनस विनोसस, ये वाला डिफेक्ट जो होता है इसकी ओपनिंग के पास में होता है। अब देखो क्या होता है, कई बार जैसे मान लो कि ओपनिंग बड़ी रह जाती है तो इसकी वजह से बॉडी के अंदर साइनोसिस देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये ब्लड जो होता है वो बैक फ्लो देखने को मिलता है, ठीक है, किधर, आपकी बॉडी पार्ट की तरफ, ठीक है। अब इसके बाद में यदि हम बात करें कि कंजेनिटल हार्ट फेल्योर जो है वो यूजुअली नॉट अंटिल द थर्ड और फोर्थ डिकेड्स ऑफ लाइफ, ठीक है, थर्ड और फोर्थ डिकेड्स ऑफ लाइफ के अंदर कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर जो है वो देखने को नहीं मिलता है। अब उसके बाद में डायग्नोसिस की बात करें, डायग्नोसिस में भी इंपॉर्टेंट है, फिजिकल एसोसिएशन करोगे आप तो आपको क्या सुनाई देगा, मरमर साउंड सुनाई देंगी, कौन सी देंगी, मरमर साउंड दिखा सुनाई देंगी। एक्सरे कैसे होंगे, हार्ट एनलार्ज्ड होगा, एक्सरे में हार्ट कैसा होगा, एनलार्ज्ड होगा। और ईसीजी यदि हम ईकेजी की बात करें तो एबनॉर्मल रिदम, एरिथमिया और डिसरिथमिया देखने को मिलेगा। और टू डायमेंशनल इकोकार्डियोग्राम विथ डॉपलर स्टडी एंड कलर फ्लो मैपिंग भी इससे करके अपन एएसडी का पता लगा सकते हैं। इसके बाद में कार्डियक कैथेटराइजेशन और कार्डियक मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज एमआरआई भी करके बच्चे का हम पता लगा सकते हैं कि उसको हार्ट डिजीज है या नहीं है। मैनेजमेंट की हम बात करें तो मैनेजमेंट के लिए क्या क्या दोगे, चाइल्ड की फिजिकल बेस्ड होना चाहिए, पता करेंगे कि बच्चे की एज कितनी है, ओवरऑल हेल्थ कैसी है, बच्चे की मेडिकल हिस्ट्री कैसी है, उनके हिसाब से हम दवाइयाँ शुरू करेंगे। एक्सटेंट ऑफ डिजीज कितनी है, कितने दिनों से बच्चा परेशान है, चाइल्ड का टॉलरेशन देखेंगे, स्पेसिफिक मेडिकेशन जो है वो ले पाएगा कि नहीं, और बच्चा जो है वो एक्सपेक्ट, यानी डॉक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है कि प्रोग्रेस कितना होगा, और ओपिनियन और प्रेफरेंस अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज हम क्या करेंगे उसका ओपिनियन लेंगे। तो मेडिकल मैनेजमेंट में नो सिम्टम नो रिक्वायरमेंट मेडिकेशन, याद रखना, बच्चे को सिम्टम आ रहा है तो किसी टाइप की मेडिकेशन नहीं देंगे। कुछ बच्चों को मेडिकेशन जो है वो क्या करेगा, हार्ट को बेटर काम करने के अंदर हेल्प करती है, और एक्स्ट्रा ब्लड पासिंग थ्रू द एएसडी, ठीक है, वो क्या करती हैं, रोकती हैं। तो वो ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं, डिजोक्सिन, डायूरेटिक्स, और इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए आपको बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस मोस्ट कॉमन इससे हो सकता है, तो इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए एंटीबायोटिक्स जो है वो भी हमें देनी है। ये दोनों आप याद रख लेना कि कंजेनिटल हार्ट डिजीज के अंदर जो हार्ट है उसका वर्कलोड कम करने के लिए हम कौन सी दवाई देते हैं, डिजोक्सिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। डिजोक्सिन के बारे में आपको पता है कि अडल्ट के अंदर 60 से नीचे यदि हार्ट रेट है तो उसके अंदर हमें नहीं देंगे, और जो चाइल्ड होता है उसके लिए कितना 90 है ना, 90 बीट पर मिनट है तो उससे नीचे हम डिजोक्सिन नहीं देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट, अब देखो ये पैच भी लगाते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन करते हैं इसका। और कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए आपको मैं बता दूं कि कार्डियक कैथेटराइजेशन के लिए हम सर्जिकल करेक्शन मतलब ओपनिंग बनाते हैं, कहाँ से, चेस्ट से डायरेक्ट, चेस्ट से डायरेक्ट बनाते हैं। और वहां पे हम क्या करते हैं, देखो सर्जिकल क्लोजर ऑफ एएसडी इज कैरिड आउट थ्रू द इंसिजन मेड मिडल ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के मिडल में बनाते हैं। और हार्ट लंग मशीन से के द्वारा हम क्या करते हैं, पूरे ब्लड को बाईपास करते हैं, बाईपास करके फिर क्या करते हैं, हार्ट के अंदर जो ओपनिंग बनी हुई है उस ओपनिंग का सर्जिकल करेक्शन करते हैं, और फिर वापस से स्टिच करके बंद कर देते हैं उसको, ठीक है, और उसका हार्ट काम करने लग जाता है। यदि बड़ा लार्ज है, बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, पैच लगा देते हैं, लेदर लाइक मटेरियल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जो पेरिकार्डियम होता है ना, किसका किसका बना होता है, काऊ का बना होता है, बोविन जो है उसके पेरिकार्डियम से हम पैच निकालते हैं, काऊ के जो पेरिकार्डियम होता है वहां से पैच निकालते हैं और इसको यहाँ पे सिलाई कर देते हैं, जिसको अपन डेक्रोन पैच भी बोलते हैं। मैनमेड मटेरियल जो होता है वो डेक्रोन होता है। और यदि पूछे कि यदि हम किसी स्पीसीज से लेते हैं तो वो कौन सा होता है, काऊ या बोविन का
माइकार्डियम की पैच हम लगा देते हैं। तो देखो यहाँ पे ये बड़ा ओपनिंग था, इस बड़े ओपनिंग को आप सर्जिकली करेक्शन नहीं कर सकते, तो आपने क्या किया, इसको पैच लगा के यहाँ पे इसकी सिलाई कर दी चारों तरफ, ठीक है। दूसरे जो स्पीसीज से लेकर जो बोविन जो काऊ था वहां के उसके पेरिकार्डियम की पैच निकाल के काट के उसको यहाँ स्टिच कर देते हैं। इसके बाद में बच्चे का ये करेक्शन हो जाता है। क्लियर है। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी याद रखना, CHF, ठीक है, रेयर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो रेयर होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बच्चे के अंदर हो सकता है। एम्बोलाइक स्ट्रोक हो सकता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन होता है और एट्रियल एरिथमियाज हो सकते हैं। याद रखना यही जो लाइन है वो क्वेश्चन उठा के दे देंगे आपको, क्वेश्चन उठा के दे देंगे कि बच्चे के अंदर ASD का बच्चा है तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज देखने को मिलेगी, तो वो आ गया इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ठीक है, या फिर CHF देखने को मिलेगा, एम्बोलिक स्ट्रोक देखने को मिलेगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिलेगा और एट्रियल एरिथमियाज देखने को मिलेगा। तो ये था ASD, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा तो किसी का भी एक भी एग्जाम क्लियर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपको और वीडियोस और अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हैं। एप्लीकेशन आपको RN एजुकेशन के नाम से प्ले स्टोर पे मिल जाएगी और उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो नीचे लिंक जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करें और एक बार जो फ्री मटेरियल है उनको आप अटेम्प्ट करके देखें। काफी सारा फ्री मटेरियल है, उसको देखें। आपको यदि कंटेंट पसंद आता है तो आप जरूर हमारा कंटेंट खरीदें। तब तक के लिए बने रहे, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में, इसी CHF के दूसरे टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।